बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, एज ENT स्पेशलिस्ट एंड हेड एंड नेक सर्जन। प्राइवेटली आई प्रैक्टिस इन सादान हॉस्पिटल, जोहर टाउन, एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। इस्तेमा कहा जाता है कि जी वो दम से निकल ख़त्म होता है, यानी कि एक ये मिथ है कि दम से ही ख़त्म होता है। यानी कि पेशेंट जिनको दमा हुआ है, जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक दमा चलता ही रहेगा। इट्स अ मिथ, साइंटिफिकली इट्स नॉट प्रूव्ड एट ऑल, उसकी कोई भी हकीकत नहीं है। वो पेशेंट जिनको दमा होता है उसमें अक्सर आपने देखा होगा पेशेंट सांस लेने में दिक्कत आती है। अच्छा, उनको घुटन सी महसूस हो जाती है। अच्छा, उनको लगता है कि दम घुट रहा है, सांस जल्दी जल्दी लेते रहते हैं, दिल की धड़कन तेज़ रहती है। ऐसे पेशेंट को खांसी रहती है, मुसलसल खांसी रहती है। हाँ, तो ऐसे पेशेंट को देखना होता है कि आखिर उनकी वजूहात क्या हैं। ठीक है ना। वंस यू वांट टू नो दी काज, फिर ऐसे पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर ऐसे पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। तो देखा गया है कि वो पेशेंट होते हैं जिनको फेमिलियल है। अच्छा, अब्बू में था, दादा में थे, ग्रैंड पेरेंट्स में थे, अल्टीमेटली चांसेस होते हैं बच्चों में। वन ऑफ द मेजर काज जो देखा जाता है कि जी फेमिलियल है। अच्छा, वो लोग जिनको मखसूस किसी चीज़ से एलर्जन थे, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी से एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन। वो रिएक्शन हो जाता है कि जिसकी वजह से ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलकर एक स्टार्ट हो जाता है रिएक्शन, और जिससे पेशेंट को जल्दी जल्दी सांस आता रहता है, सांस घुटन सी महसूस होती रहती है, और खांसी रहती है, और मुसलसल खांसी रहती है। उस फैक्टर्स में देखा गया है कि जो हमारा स्पेशली विंड पाइप है, विंड पाइप जो हम सांस लेते हैं, सांस वो लंग्स की तरफ चला जाता है। विंड पाइप या तो उसमें सिकुड़ जाता है, जब जैसे सिकुड़ जाता है वहाँ पे म्यूकस एक्सेसिव प्रोडक्शन होती रहती है उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, उस हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 रिएक्शन की वजह से एक्सेसिव म्यूकस डिपोजिशन हो जाती है, जमा हो जाती है। तो सांस का जो पाइप है, विंड पाइप, वो ब्लॉक हो जाता है। अल्टीमेटली प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स की तरफ नहीं जाती। पेशेंट्स बगैर खाने, बगैर पिए, बगैर चलते फिरते he can survive, मगर विदाउट ऑक्सीजन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पेशेंट टू सर्वाइव। ऑक्सीजन के बगैर उनका सर्वाइव बहुत मुश्किल हो जाता है। तो म्यूकस डिपोजिशन हो जाती है, तो अल्टीमेटली सांस बंद होने लगता है, घुटन सी फील हो जाती है, सांस लेते वक्त भी दिक्कत होती है, सांस बाहर निकालते वक्त भी दिक्कत होती है, और सांस में मुसलसल खांसी होती है। क्योंकि जो घुटन सी हो रही है, जो मखसूस किस्म के जो फैक्टर्स हैं, उसको सांस तो लेना है, तो वो हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होता है कि जैसे वो चीज़ें बाहर निकले और सांस बेहतर हो। तो इसे देखा गया कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हाउस डस्ट माइट्स की वजह से हो जाता है ये सांस का प्रॉब्लम। कुछ वो पेशेंट होते हैं जिनको सर्दी की वजह से हो जाता है, मखसूस सीज़न की वजह से। किन्हीं को पेशेंट को होता है कि जी एसी वाले कमरे में चले जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। किसी को पेट्स वगैरह के हो जाते हैं। तो मखसूस किस्म के ट्रिगर फैक्टर्स वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सांस के। कुछ वो पेशेंट जो मेडिसिन लेते हैं उनको ये सांस का प्रॉब्लम साथ साथ में फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखना होता है कि आखिर आइडेंटिफाई करें किस चीज़ से ये इनको प्रॉब्लम है। क्यों 80% चांसेस होते हैं जो लंग्स का इशू हुआ है, जो दमा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इस्तेमा कहते हैं, 80% दैट इज़ द काज इन द हेड एंड नेक रीजन, जिसे हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। के जैसे हम कहते हैं कि ज़मीन जो गीली होती है, बुनियादी तौर पे छत से पानी आता जा रहा है। अच्छा, जैसे ही हम बार बार उसको वाइपिंग करते रहते हैं, ज़मीन को साफ़ करते रहते हैं, मगर द प्राइमरी काज, बुनियादी काज वो छत पे है, जो जब वहाँ से लीकेज है। जब वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, छत की लीकेज सेट हो जाती है, तो बार बार आपको ड्राई नहीं करना पड़ता ज़मीन को। तो जो चेस्ट का जो प्रॉब्लम होता है, प्राइमरली 80% 85% देखा गया है, दैट इज़ इन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द नोज एंड द साइनसेस। वहाँ से साइनसेस, वहाँ से एलर्जी, वहाँ से सिस्टम अल्टीमेटली वो गले की तरफ अल्टीमेटली चेस्ट में चीज़ें चली जाती हैं, तो अल्टीमेटली जिसे हम एलर्जिक इस्तेमा भी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अच्छी तरीके से फैक्टर्स को एवेल्यूट कर लेते हैं। एक दफ़ा आपने एवेल्यूट कर लिया, फिर ऐसे पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम ऐसे पेशेंट का एक्सरे चेस्ट भी करवा लेते हैं, पेशेंट की एलर्जिक टेस्ट भी हम करवाते हैं, किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस लेवल की एंटीबॉडीज़ माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो साथ में हम IgE एंटीबॉडी भी हम करवा लेते हैं। अच्छा, लंग्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हम करवाते हैं, ABG हम
टेस्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन सेचुएशन हमारी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिपोजिशन कितनी है, तो सारी चीज़ें एक दफ़ा आपकी टेस्ट हो जाती हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। ऐसे पेशेंट को फिर हम मैनेज कर लेते हैं। देखना होता है कि ये माइल्ड है, अच्छा मॉडरेट है, सीवियर है। पेशेंट को सख्ती से कहा जाता है कि यू मस्ट कंसल्ट योर नियर बाय कंसल्टेंट, ठीक है ना, जिससे प्रॉपर आपका नाक का मुआयना हो, गले का मुआयना हो, चेस्ट का मुआयना हो, प्रॉपर जो आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई है वो आपके सामने हो कि बेसलाइन में क्या चीज़ आई है, आईजीई में क्या चीज़ आई है, एलर्जन टेस्ट में क्या चीज़ आई है, एक्सरे में क्या आया हुआ है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या आया हुआ है, स्पाइरोमेट्री में क्या चीज़ आई हुई, तो पेशेंट्स को फिर मैनेज करना आसान हो जाता है। जो पेशेंट्स को एक्यूट कंडीशन होती है या पेशेंट माइल्ड मॉडरेट सीवियर कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में एंटीहिस्टामिन का बड़ा अच्छा रोल हो जाता है। इमीडिएट साइन सिम्टम उसके सेटल हो जाते हैं। पेशेंट जो सांस की घुटन सी महसूस हो जाती है, उसमें हम ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशन वगैरह दे देते हैं, साथ में मास्क स्टेबलाइजर वगैरह दे देते हैं। उससे सांस कई हद तक चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उन चीज़ों से अवॉइड किया जाता है, चाहे वो पॉल्यूटेंट फॉर्म में हो, चाहे वो एलर्जन के फॉर्म पे हो, चाहे वो डस्ट के फॉर्म पे हो, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में हो, चाहे वो पेट्स के हो, चाहे वो कोल्ड चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से हो, तो वो ट्रिगर फैक्टर साथ में अवॉइड करवाते हैं। किन पेशेंट्स को हम देख लेते हैं कि कहीं इसमें नेबुलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो अगर एटम या क्लेनिल या वेंटोलिन डिपेंड अपॉन पेशेंट, वो साथ में हम एडवाइस करते हैं जिसके सांस की नाली सिकुड़ी हुई है वो सेट हो जाए, वो खुल जाए, सांस कई हद तक वो खतर सेट हो जाते हैं। जिनके ये सिस्टम बंद हो जाता है तो साथ में हम उसको डीकंजेशन ड्रॉप्स वगैरह दे देते हैं। स्टीरॉयड का भी एक बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है। लोकल स्टीरॉयड साथ में सिस्टमिक स्टीरॉयड्स, उससे भी कई चीज़ें हद तक चीज़ें आपस में कंट्रोल हो जाती हैं। अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यस, उसमें साथ में हम एंटीबायोटिक भी हम दे देते हैं। तो जितनी भी मेडिकेशन है हम सख्ती से कहते हैं कि यू शुड कंसल्ट, और जो भी डोज, जो भी ड्यूरेशन देनी है बाय हिज ट्रीटिंग फिजिशियन, जिससे ये जो अस्थमा है कंट्रोल रहती है और पेशेंट की ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून आसान हो जाती है। लास्टली ये है कि पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि सर उसमें खाना क्या चाहिए। हम सख्ती से मना करते हैं कि स्पेशली उसमें चावल का इस्तेमाल ना हो, उसमें तली चीज़ें इस्तेमाल ना हो, अच्छा उसमें दही वाली चीज़ें इस्तेमाल ना हो, अच्छा उसमें खट्टी चीज़ें इस्तेमाल ना हो, उसमें सिट्रस चीज़ें इस्तेमाल ना हो जो आपको गले को, जो आपको चेस्ट को मज़ीद तंग करती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अस्थमा और उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।